राम राम टीचर्स। स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के पेपर्स और जिसमें से दो पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, 24 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का। आज हम चलते हैं 25 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में। थर्ड पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने एनालाइज किया होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब 60 हैं तब कुछ बेसिक पर जा रहा है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, 120 हो जाएंगे तो थोड़ा सा और डेप्थ में वो चला जाएगा। तो आप लोगों को जो तैयारी करनी है थोड़ा सा डेप्थ के साथ में करनी है, और डेप्थ का मतलब होता है बेसिक्स में बहुत अच्छे से जाना है, बेसिक्स को बहुत अच्छे से टच करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें अपन बेसिक को बहुत अच्छे से टच कर पाए। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस। हाँ जी, ये स्टार्ट होते हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3c प्लस ए बी इज एन। 3c प्लस ए बी क्या है? अब इसे 3c प्लस ए बी को अगर आप एक्सप्लोर करोगे, अंदर इंटू करोगे, तो ये इंटू करने के बाद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3ac प्लस 3bc या 3cb। ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। अब आप इसे a को क्या मान सकते हो? वेरिएबल मान सकते हो कि a का ये समीकरण है, और b और c क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? एक घात का समीकरण हो जाएगा। बिल्कुल किस तरह से? 3x प्लस 5। ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, इसमें x एक वेरिएबल है। वैसे ही यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पूरा कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये होगा एक बहुपद, एक बहुपद जिसमें कितने पद हैं? 2, और इसकी घात कितनी है? 1। तो यहां क्या है? बीजगणितीय समीकरण नहीं, एक पदीय बहुपद नहीं, दो पद हैं, द्विपदीय बहुपद। बिल्कुल ठीक, ये होगा द्विपदीय बहुपद। तीन पद इसमें है नहीं, तो द्विपदीय बहुपद हमारा आंसर होगा। चलेंगे आगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि x अक्ष से एक बिंदु, यदि x अक्ष से एक बिंदु P की लंबवत दूरी 8 इकाई है और लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है, जो बॉटम पॉइंट है लंब का वो नेगेटिव x एक्सिस पर है। ये हमने बनाया ग्राफ, और ग्राफ में बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो x अक्ष पर आ रहा है और वो भी नेगेटिव x एक्सिस पर आ रहा है। ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x इस तरह से आ रहा है। फिर से वापस पढ़ो। यदि x अक्ष से एक बिंदु की लंबवत दूरी 8 इकाई है, x अक्ष से, ये x अक्ष है, लंबवत दूरी 8 इकाई, या ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे होगा तो इसका टॉप जाएगा x अक्ष पर, ऊपर होगा तो उसका बॉटम आएगा x अक्ष पर। वही वो क्या बोल रहा है? एंड द फूट, उसका जो पाद है, नीचे वाला जो पॉइंट है, वो आ रहा है x अक्ष पर। तो रखा कैसे होगा? वो कुछ इस तरह से रखा होगा। ये 8 है। अब 8 क्या है? इस पॉइंट से जब खड़े होकर देखोगे, ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये जो लंबाई है ये 8 रहेगी। और इस पॉइंट पर खड़े होकर देखोगे, x तो कुछ भी दिखेगा, लेकिन इतना जब y के पास खड़े होकर देखोगे तो इस तरफ देखोगे, कहीं से भी देखोगे इस तरफ देखोगे, और ये कितना दे रहा है? हाइट कितना दे रहा है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? x वेरी कर सकता है, नेगेटिव x एक्सिस पर कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? उसकी लंबवत दूरी कितनी है? 8 है। P पॉइंट कोई भी है, ये कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, नीचे जाएगा तो 8 हो जाएगा ये। अब क्या बोल रहा है? इसका भुज, पहले लिखा जाता है भुज और फिर लिखा जाता है कोटि। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। अब ऑर्डिनेट कितना?
कोटि कितना 8 दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। भुज 8 और -8, भुज तो है ही नहीं, भुज वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। भुज x तो फिक्स कर ही नहीं सकते, हम फिक्स कर सकते हैं तो क्या, कोटि, और वो कितना है 8, और वो भी प्लस में, माइनस में नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, पाद दे रहा है नीचे तो वो ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर वो जा रहा है। तो अपना आंसर बनेगा कोटि 8, पहला ही ऑप्शन कोटि 8। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक्स के साथ बहुत अच्छे से समझाया, पॉइंट्स वगैरह सब कुछ बताया डिटेल में, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इफ द CSA ऑफर्ड राइट सर्कुलर कॉन, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल सेंटीमीटर है, इसकी आधार की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। जब हमसे पाई आर एल मतलब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 56, रेडियस दे रहा है सीधे 56, आर का वैल्यू 56, एल अपन निकाल लेते हैं। अभी जितनी जानकारी है तो उससे, तो इसकी हाइट कितनी होगी, एच पूछ रहा है, एच अभी इस कहानी में है भी नहीं, ये ध्यान रखना, एल निकालने के बाद ढूंढने लग जाओ इसमें। तो ये दे रहा है कितना 12320, 12320, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 8 बार कटेगा ये, 8 से इसको काटोगे, काट नहीं दिया होगा ये, 8 से इसको काटोगे, 8 एकम 8 होगा, बचेगा 4, 8 पंजे 40 होगा, 8 चौक 32 होगा, 22 से काटोगे 7 बार कटेगा, तो एल कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, एल आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। एल का मतलब क्या है, देखो ये अगर कोण है, ये शंकु है, तो आर हमें दे रहा है कितना 56, ये हमें दे रहा है 56, और ये आ गया 70, और ये अपन से पूछ रहा है हाइट, इसमें लगेगा पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा अपना 70 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस का 56 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जोड़कर एक बार घटा के, जोड़ोगे इसको कितना हो जाएगा 70 और 56 जोड़ोगे 126, और घटाओगे कितना हो जाएगा 14 14, और ये होता है 14 इंटू 9, 14 नंबर 126 और ये 14, ये एच स्क्वायर है। तो एच निकालोगे क्या आ जाएगा, एच निकालोगे आ जाएगा, एक बार 14 बाहर आ जाएगा और 9 में से बाहर आ जाएगा 3, मतलब 42, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर अपना आराम से आंसर आ जाएगा। पहले जो दिया है उससे एल निकाला और फिर उसके बाद क्या कर दिया, एच निकाल लिया, पाइथागोरस, पाइथागोरस की आत्मा आपके आसपास घूमती ही रहेगी, आप ध्यान रखना, ये वो आत्मा है जो अभी भी धरती पर बहुत ज्यादा विद्यमान है और बहुत घूमती रहती है। आपका पेपर इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पाइथागोरस जैसे रिलेशंस के बिना हो ही नहीं सकता, आप मानकर चलें, इसका नंबर तो आपको मिलना ही है, तो एप्लीकेशन इसके कर ही लेना है। तो यहां अपना आंसर बनेगा 42। बस अपनी आत्माओं को इन आत्माओं के साथ मिला दो, आपका काम बन जाएगा। हाँ, प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। सबसे पहले तो प्राकृत संख्या जो आपको पेपर सॉल्यूशन में पिछले में भी बताया था, आपको प्राकृत संख्या होती है काउंटिंग्स, और काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है, जब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और ले जाकर देखें, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हर संख्या के बाद एक संख्या, हर संख्या के पहले एक संख्या, बाद में आने वाली संख्या को सक्सेसर, पहले आने वाली संख्या को प्रीडिसेसर कहा जाता है। लेकिन जब प्राकृत संख्याओं में 1 के पहले जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए अगला जो सेट ऑफ नंबर्स है वो हमने इंट्रोड्यूस किया था, वो था पूर्ण संख्याओं का, जिसमें 0 को शामिल
कर लिया था, लेकिन प्राकृत संख्याओं में एक के पहले शून्य शामिल नहीं है, इसलिए यहां पर हम क्लियरली क्या बोलेंगे, कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों ही की जो स्टडी है वो नेचुरल नंबर्स के साथ में, नेचुरल नंबर्स में और जो होल नंबर्स हैं उसके पहले बीच में की जाती है। तो यहां पर हम बोलेंगे कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। निम्न में से कौन एक विद्वानों के बच्चों के बारे में जो जानना चाहते हैं, स्कोलास्टिक असेसमेंट, विद्वानों के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। नॉलेज, विद्वानों का जब मूल्यांकन किया जाएगा तो नॉलेज का बिल्कुल किया जाएगा, विश्लेषण बिल्कुल किया जाएगा, उनकी समझ बिल्कुल देखी जाएगी, उनकी मनोवृत्ति क्या है वो नहीं देखी जाएगी, क्योंकि मनः स्थिति से ज्ञान वगैरह इन सब चीजों पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने इस धरती पर अगर भारत के इतिहास में भी देखा जाएगा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी थे, तो वो मनोवृत्ति उनकी कुछ भी हो, लेकिन जो एक जो एबिलिटी है उन चीजों को अलग रखा जाएगा, एटीट्यूड को अलग रखा जाएगा, जो मेंटल एबिलिटी है या जो मेंटल चीजें हैं बिल्कुल अलग रखा जाएगा। तो एटीट्यूड को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, मूल्यांकन के अंदर ज्ञान, विश्लेषण और समझ तीनों को लिया जाता है। हालांकि जब जो इंटरव्यूज वाला मूल्यांकन होता है उसमें मनोवृत्ति को भी काफी हद तक शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इनमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो मनोवृत्ति होगा। अब चलेंगे एक समपंचभुज का परिमाप। समपंचभुज मतलब उसमें साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 5। नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो एक साइड की लंबाई पूछ रहा है, तो 45 को कितने भाग में बांट दो, 5 बराबर भाग में बांट दो, तो एक साइड की लंबाई क्या हो जाएगी, एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोनस था एक्चुअली में, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आप लोगों का मन भी लगा रहे कि हाँ पेपर सॉल्व करना है। P इज इक्वल टू -2, Q इज इक्वल टू 3 एवं Z इज इक्वल टू 2, तो P स्क्वायर प्लस P टू दी पावर Q Z टू दी माइनस Z टू दी पावर 5। ये इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, कर देते हैं, अपन भी कर देते हैं। P टू दी पावर Z, P टू दी पावर Z मतलब माइनस टू दी पावर 2, फिर प्लस Q टू दी पावर Q, Q का मतलब है 3 टू दी पावर 3 माइनस Z कितना 2 टू दी पावर 5, फिर है पी वाई जेड, P कितना -2 और YZ नीचे Z मतलब 2, P इंटू Q, P इंटू Q, P इंटू Q होगा -2 इंटू 3, बढ़िया, और -PQZ तीनों का इंटू कर दोगे, -2 इंटू 3 इंटू 2, कर देते हैं आप सॉल्व। -2 का पावर 2 4 4 और ये 27 4 27 और ये हो जाएगा पावर 5 है मतलब 32 32 माइनस का 32 और नीचे 2/2 मतलब -1 और ये 3 दूनी 6 वो भी किसका माइनस का, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 वो भी माइनस का, ऊपर बचेगा 27 और 4 31 माइनस का 1 और नीचे क्या बचेगा माइनस का 12 और 6 18 और 1 19। आंसर क्या बनेगा 1/19। 1/19 कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। 1/5 देखो कोई एरर तो नहीं इसमें, देखो कहीं पर भी कोई एरर। 4 27 32 -1 -6 और ये होगा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ये प्लस हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो ऊपर क्या बचा -1, नीचे क्या बचा 5, तो -1/5 अपना आंसर। देखो कहीं पर कोई दिख रहा है क्या -1/5,
-1/5। ये थर्ड ऑप्शन अपन को दिख रहा है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर माइनस लगाए ये प्लस हो जाएगा, तो अपना आंसर बन जाएगा -1/5। सिंपल कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। अब चलेंगे आगे। हाँ, ये आ गया थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन अलजेब्रा का। अब इसमें अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई विकल्प आपको मिलेगा नहीं सॉल्यूशन के अलावा। सॉल्यूशन पर ही चलेंगे अपन, चलते हैं। 1 अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, द्विघात समीकरण दिए हैं, और द्विघात समीकरण में आप देखोगे अगर इजीली इन्हें ब्रेक करने की कोशिश करोगे, -5 को जोड़ घटाकर -5 बनाना है और गुणा करके उन दोनों को क्या बनाना है, 6। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, -3 और -2, -3 और -2। अगर 12 को तोड़ना है, गुणा करके 12 आना चाहिए, जोड़ घटा के 7 आना चाहिए, वो भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा -7 और -4। देखो गुणा करके प्लस का 12 आ जाएगा और जोड़ोगे घटाओगे तो क्या आ जाएगा -7। इसी तरह से 8 बनाना है तो 4 दूनी 8। बिल्कुल सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे रहा है, तो अपन इसे क्या लिख देंगे, 1/x-3 और x-2 प्लस 1/x-3 x-4 माइनस 2 जैसा दे रहा है वैसा ही एज इट इज लिखा है, -2 और -4। अब हम इसको नीचे से देखेंगे, ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप और जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है, इनमें कुछ कुछ कॉमन पार्ट दे रहा है। अब यहां से अगर आप जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इसमें सारी चीजें सॉल्व कर पाएं। एलसीएम लें और एलसीएम ले जाके फिर सॉल्व करने जाएं, तो बेहतर तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका है कि हम ऑप्शंस में और क्वेश्चन में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि ये इज इक्वल टू में पूछ रहा है, क्या आएगा, जो भी आएगा एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में आएगा, ये इनमें से आएगा, और इनमें भी अगर एक्स की जगह 5 लिख दें तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो इसमें एक्स की वैल्यू अपन 5 डाल देते हैं, जिससे हमारा काम सरल हो जाएगा। अब ये 5 कैसे डिसाइड किया हमने, 5 इसलिए किया क्योंकि एक्स में से क्या घटाना है, 2 घटाना है, 3 घटाना है, 4 घटाना है। अब 2 3 4 से कोई वैल्यू बड़ी ले लो, इसलिए ले लो क्योंकि 2 3 4 में से अगर कुछ भी लिया तो नीचे क्या बन जाएगा, 0, और वो हमें नहीं चाहिए, उससे गड़बड़ हो जाएगी, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। 1 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो आप, 1 सॉल्व कर सकते हैं 1 से, तो 1 से आप लोग सॉल्व कर देना। 5 से आपको हम करके दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन में अपन 5 पुट करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन में पुट करेंगे। क्वेश्चन में 5 करोगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1। तो ये हो गया 1/6 प्लस 1/2 माइनस का 2/3। एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ इंटू होगा 3 का, यहाँ इंटू होगा 2 का, 2 का, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब LHS ही 0 बन गया, लेफ्ट हैंड साइड ही 0 बन गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, 0। जब x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 2 आएगा, इसमें x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 3 आएगा, नीचे वाले में x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 1 आएगा, और 0 हमें सीधे सीधे ऑप्शन में दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आपको लग रहा है सर अब तो माइनस मार्किंग हट गई, हम 0 ही लगा के आते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, 0 मिल जाता है। जनरली जहां 0 मिल जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है, आप जा सकते हो उस पर। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है सर ने बोल दिया आप तो सर तुक्का मारना सिखा रहे हैं, नहीं है, तुक्का मारना नहीं है। जनरली अगर 0 होता है तो वो आंसर वही रहता है, लेकिन हमें सॉल्व करना आना चाहिए ज्यादातर क्वेश्चन अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में भी हम तुक्के के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, खुद के भरोसे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है
आयत पी क्यू आर एस के एक विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री है तब ओ आर एस कितना होगा। ये दे रहा है 130 डिग्री और ओ आर एस वो हमसे पूछ रहा है। अब इसके लिए प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। यहाँ प्रॉपर्टीज अगर हमें पता नहीं होंगी तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। अगर हमारा काम नहीं बनेगा तो हमें प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं आयत में। अगर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित का मतलब क्या है, बराबर पार्ट में बांटेंगे। ये दोनों बराबर, बल्कि चारों हिस्से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ नीचे 130 है तो ऊपर भी कितना होगा, 130। 130 के बाद बचा कितना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। जब ये 130 है तो बाकी कितना बचा, दोनों के लिए बचा 50, दोनों के लिए 50 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 25-25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25-25। क्लियर है। और कहां से कहां पूछ रहा है हमसे, ओ से आर और आर से एस। तो कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। 50 में से दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बचेगा 25 और 25। 25 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 60 सेंटीमीटर कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो हमसे पूछ रहा है। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। जितना एंगल वो ले रहा है वही पूरे सर्कल का पार्ट होगा। कितना पार्ट ले रहा है, 60 हिस्सा ले रहा है। कितने में से, 360 में से। तो कितना हिस्सा आ रहा है, 1/6 पार्ट आ रहा है। 1/6 हिस्सा त्रिभुज का ये आ रहा है, सॉरी वृत्त का ये आ रहा है। 1/6 हिस्सा किसका, पाई आर स्क्वायर का। पाई आर कितना, 10। अब लिखते हैं 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहां पुट करनी है 22/7 और आर कितना, 10 पाई आर स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे 3.14 और 2 से काटोगे ये 5 बार कटेगा। अब सॉल्व करने इसको जाएंगे तो आप गुणा करोगे इसका, ये 31.4 में गुणा करोगे, 4 पंजे 20 का 0, फिर 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 दिए 15 और 1 एक स्थान के बाद दशमलव लगाना है। तो ये हो जाएगा 157/3। 157/3 कोई ऑप्शन दिख रहा है अपन को, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बस आपको क्या ध्यान रखना है, काटने का ध्यान रखना है। 22/7 को 3.14 लिख लेना है। आप इंटू करोगे, यहाँ उसने नहीं बोला है, जनरली वो ब्रैकेट लगाकर बोल देता है जहाँ पाई इज इक्वल टू 3.14 और आपको यहाँ इतना लेके सॉल्व करोगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। एक बार ये पॉइंट खिसक जाएगा, इससे और खिसकेगा तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 11वां क्वेश्चन। हमसे क्या बोल रहा है, 2 समकोण त्रिभुज पी क्यू आर और डी ई एफ हैं। तो अपन पी क्यू आर और डी ई एफ के लिए कोई भी 2 ट्राइंगल हम बना देते हैं। ये 2 ट्राइंगल बना दिए। इसमें वो बोल रहा है एंगल Q बराबर 30 डिग्री, एंगल D बराबर 30 डिग्री। तो अपन यहां पर Q ले लेते हैं, यहां पर D ले लेते हैं।
ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब देखते हैं 90 डिग्री कहां ले जाने का बोल रहा है। QP इज इक्वल टू DE है। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है, अब सभी अंग बराबर हैं, तो इसके लिए एक पार्ट से कहां काम चल जाएगा। अगर हम QP और DE यहां रखें, QP और DE हम यहां रखें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कर्ण अगर बराबर होगा समकोण त्रिभुज में तो अन्य दोनों भुजाओं के बराबर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहां हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगतता देखनी है हमें, PQR और यहां बचेगा DEF, ये F हो जाएगा। अब देखें क्या बोल रहा है, RPQ, R के सामने कौन दे रहा है, F, बिल्कुल ठीक है। Q के सामने क्या दे रहा है, Q के सामने दे रहा है E, और Q के सामने यहां पर क्या आना चाहिए, D। तो पहला ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन, Q के सामने आना चाहिए D, Q के सामने D, P के सामने F, P के सामने E आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन गलत। P के सामने D, P के सामने D गलत। अब तो ये सही होगा ही होगा, बस देख लेते हैं। P के सामने E, P के सामने E, Q के सामने D और R के सामने F, R के सामने F, ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिर्फ क्रम का है और बेसिक्स पर ही बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सर्वांगसम है तो फिर किस तरह इक्वल लिखा जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ इज इक्वल टू QR और शीर्ष लंबों RF और QG को शीर्ष R एवं Q से भुजा PQ और PR तक खींचा जाता है। यदि एक शीर्ष लंब RF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और आधार QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो GR कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा हमने, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम और देख लेंगे, गलत है या सही है, फिर इस पर टाइम हमारा देना ठीक होगा। अभी यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन पर हम चले जाएंगे तो टाइम देना ठीक है नहीं है ये उसके बाद पता चलेगा। इसको पहले ही सॉल्व करके देखा था, ये ठीक नहीं लगा था। हम इसको फिर आगे जब हम जो सीरीज लेंगे अपने लिए उसमें शामिल हम करके चलेंगे, एक बार और देख लेंगे, हम रिव्यू कर लेंगे इसको। और आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगल ABC की एक माध्यिका AD है तथा AD का मध्य बिंदु M है। यदि ट्रायंगल ABC की माध्यिका, ये ABC ट्रायंगल ले लिया, इसमें A से माध्यिका खींची जा रही है D पॉइंट BC पर। AD का मध्य बिंदु ले लिया हमने M, और हमसे बोल रहा है यदि ट्रायंगल BMD, B से M और M से D, ये बताओ। अब जब मध्य में आ जाते हैं, जैसे ऊपर से ये माध्यिका यहां पर खींची, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्रायंगल में तो हम क्लियर पढ़ते हैं माध्यिका का मतलब होता है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाके मिलाना। मध्य बिंदु को जाके मिलाना मतलब पूरे पार्ट को क्या कर देना, बराबर बराबर बांट देना। ये जो भी पूरा क्षेत्रफल था AD ने इसे दो पार्ट में बांटा और ये बना पूरा ट्रायंगल, आधा ट्रायंगल। इस आधे को भी दो हिस्से में बांटा तो एक चौथाई बना। अब क्या बोल रहा है, यदि BMD का क्षेत्रफल 2.5 है, अगर BMD ये 2.5 है जो कि आधा है किसका, इस आधे पार्ट का, तो ये भी क्या होगा 2.5 होगा। ये 5 है तो ये भी क्या होगा, पूरा 5 होगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, पूरे का, हाँ वो पूरे का ही पूछ रहा है तो 5 और 5 हो जाएगा 10। ये 10 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बनेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी पिक्चर आपको क्लियर अच्छे से। अब हम चलें आगे। आगे क्या बोल रहा है, अनु की आयु उसकी माँ की आयु का 1/3 है। अनु की आयु 12 वर्ष है तो माँ की आयु क्या होगी। बिल्कुल बोनस क्वेश्चन है। अनु और मदर 1/3 है, मतलब अनु अगर 1 है तो उसकी मदर 3 है।
अनु की आयु कितनी है? 12 है। जब एक को 12 बोल रहा है तो 3 को क्या बोलेगा? 12 तिया 36। एक को 12 बोल रहा है तो 3 को क्या बोलेगा? 36 बोलेगा। तो इसका आंसर बनेगा 36। अब चलें आगे, बढ़े चलो। दो ट्रेन T1 एवं T2 की लंबाई 620 और 480 है, ठीक है, 1100 मीटर की लंबाई है। मालगाड़ी T3 की लंबाई ट्रेन T1 एवं T2 के योग के 2 गुना है। इनकी 1100 है योग, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2200। तो T3 की लंबाई क्या हो जाएगी? 2200 मीटर। ज्यादा ही ले लिया है इसको, 2200 मीटर। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, 2 किलोमीटर से लंबी ट्रेन, पर ले रहा है तो ले रहा है। पुराने क्वेश्चंस खत्म हो गए। यदि इसकी गति 20 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो T3 द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट को पार करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। एक पोल को जब पार करेगी, आप लोग ध्यान रखना, जैसे ये पोल लगा हुआ है, ये पोल लगा है, ट्रेन का ये हिस्सा आएगा, देखो ट्रेन का ये हिस्सा आएगा, और जब पार कर जाएगी, यहीं पर समझा देते हैं हम, ये पोल लगा हुआ है और ये ट्रेन चलकर आ रही है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी और ये काउंटिंग खत्म होगी इस तरह से जाके खत्म होगी। मतलब ट्रेन ने चला क्या? एक्चुअली में इंजन ने चला क्या? ट्रेन की लंबाई, और ये लंबाई या डिस्टेंस ये कितनी है? 2200 मीटर। ये 2200 मीटर है। तो डिस्टेंस हमें पता है, रिलेशन क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 2200, और स्पीड कितना? स्पीड आपकी 20, तो कितना आ जाएगा? 110 सेकंड। 110 सेकंड का मतलब क्या होगा? 1 मिनट और 50 सेकंड। 1 मिनट और 50 सेकंड। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 मिनट और 50 सेकंड, ये हमारा आंसर बन जाएगा। 1 मिनट 50 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। वो भी इसी रिलेशन से हमने ध्यान रखा है, जो आपको पहले से याद है। इस रिलेशन को कोई मैथ्स वाला ये नहीं बोल सकता कि सर हमें ये पहले से याद नहीं था, तो इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए था। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व, पेपर सॉल्व करें ना, तो पहले इसे क्वेश्चन देखते ही इसे पॉज कर लिया करो, और पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो। जब नहीं आए ना, तब उसको देखा करो। 3x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 3, 3x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 3y प्लस 1 अपॉन 4। ये तीनों जो स्टेप्स हैं आपस में इक्वल दिए, और फिर उसके बाद x और y की वैल्यू वो पूछ रहा है। अब या तो आप क्या कर सकते हो, और x और y की वैल्यू डालकर देखोगे, लेकिन x और y की वैल्यू जब फ्रैक्शन में आ रही है, तो मन नहीं करता है कि फ्रैक्शन में भी जो कैलकुलेशन है वो हम करें, भिन्न में कैलकुलेशन करें, वो भी डर लगता है। तो फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ही दी गई है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करें, हम जोड़ा ले लेते हैं। पहले इन दोनों का जोड़ा ले लेते हैं, फिर इन दोनों का जोड़ा ले लेते हैं। आप पहले और तीसरे का भी ले सकते हो, 3 समीकरण इसमें बन जाएंगे, बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा तो टारगेट 2 इक्वेशन बनाना है। 2 इक्वेशन इसलिए क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन में हमारा काम हो जाएगा। कैसे बनाते हैं, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ कर देते हैं। हम जब इसका यहाँ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू, 3 का यहाँ करोगे 9x माइनस 3y माइनस 3। ये 9x बड़ा यहीं बैठा रहने दो, ये 6x को यहाँ ले जाओगे, क्या बचेगा, 3x बचेगा। माइनस 2y यहाँ जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, और ये माइनस का 4 यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अच्छा, इसको फिर यहाँ ले आते हैं ना, इनको यहाँ ले गए, तो ये -3 यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, 7। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। इससे पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इससे इसे काटोगे तो क्या बचेगा, 2। बस इसका यहाँ गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या कहानी बनेगी, 2 से वहां करोगे 6x, फिर 2 से करोगे माइनस का 2y,
माइनस का 1 इज इक्वल टू x प्लस 3y प्लस 1 एज इट इज। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। x को यहां ले आते हैं 5x बचेगा, ये 5x बचा, 3y को यहां लाओगे माइनस का 5y, और माइनस 1 को यहां लाओगे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ये इक्वेशन बन क्या जाएगा? सॉल्व करने के लिए हम कहां पहुंच जाएंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम पहुंच जाएंगे -1 का यहाँ इंटू होगा तो ये -2 इस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3। पूरा कांड हो जाता, अभी कैलकुलेशन वापस करनी पड़ती। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। किसी में से किसी को भी घटा दो, किसी में से किसी को भी घटा दो, जैसा लग रहा है। हम इसमें से इसको घटा देते हैं, 5x में से 3x घटाओगे क्या बचेगा? 2x बचेगा। 5y तो कट ही जाएंगे, यही तो टारगेट है हमारा, यही सोच के तो हम सीधे घटा रहे हैं। अदरवाइज कोई वेरिएबल इक्वल करते अपन, किसी चर को समान करते, और चर को समान करने के लिए अपन क्या करते? गुणा कर देते। फिर ये कट जाएगा, 3 में से 7 को घटाओगे ये बचेगा माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2। x बराबर माइनस का 2 आ रहा है, जिसमें है वही आंसर बनेगा। नीचे 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है। मन की तसल्ली के लिए x बराबर 3 किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, देखेंगे क्या y की वैल्यू आ रही है, क्योंकि वहां क्वेश्चन की बात होगी कि हो रहा है नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो x इज इक्वल टू -2 अपन इसी में डाल देते हैं। 3 दूनी क्या होगा? 6, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 5y इज इक्वल टू 7। माइनस का 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, और 5 से भाग लगाओगे, -5 से लगाओगे तो ये हो जाएगा -13/5, -13/5, माइनस का 13/5, ये भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बन जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाना है, डरना नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। चलते हम आगे, 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सिंपल सा क्वेश्चन। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूट्यूब पर पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बाहर प्रीवियस ईयर में जो आपको यूट्यूब पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद ना आए। अब चलते हैं हम, x² माइनस 5x प्लस के शून्यक हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, जीरोस अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 1। अल्फा प्लस बीटा निकालने जाओगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 5, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -b/a, और यहां पर -b क्या है? -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5, और नीचे क्या है? 1, मतलब अल्फा बीटा आ गया 5, और अल्फा माइनस बीटा क्या दे रहा है? 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 3, और बीटा कितना आ जाएगा? ये आप लोगों को सिखाया, पूरे मैथ्स में कहीं भी मिले इस टाइप का इक्वेशन, a + b = 5, a - b = 1, कुछ भी लिखा हो, x + y = 5, x - y = 1, तो आपको सिर्फ क्या करना है? बड़ा वाला मतलब जो पहले लिखा है वो निकालना है, तो जोड़ के आधा कर दो, और छोटा वाला मतलब बाद वाला निकालना है, घटा के आधा कर दो। यहाँ घटा के आधा करोगे तो बीटा कितना आएगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का आधा 2, ये हो जाएगा 3 और 2 अल्फा बीटा। अगर इसके अल्फा बीटा हम देखें, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से ये क्या है? c, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है मूलों का गुणनफल c/a। c कितना है यहाँ पर? k, और a कितना है? 1। अल्फा बीटा कितना होगा? 3 दूनी 6, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? 6, k इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा हमारा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघात समीकरण के। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न तालिका में वर्णित ग्राफ शीट पर 4 आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ा 1, आंकड़ा 2, आंकड़ा 3, आंकड़ा 4।
फिर बोल रहा है कवर किया गया क्षेत्र, पूर्ण रूप से भरे वर्ग, आधे भरे वर्ग, आधे से अधिक भरे वर्ग, आधे से कम भरे वर्ग। अब इसमें हम अगर वर्ग पूरा भरा है तो उसको क्या ले लेंगे 100, अगर आधा भरा है तो क्या हो जाएगा वो 50, आधे से अधिक भरा है तो हमने मान लिया 75, आधे से कम भरा है तो क्या होगा 25। जब इसे हम कैलकुलेट करने जाएंगे मोटा मोटा देखो यहाँ पर पूरे भरे हुए 8 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं, 6 यहाँ पर हैं, 4। अब इस 4 वाले को देखो 5 और 8 ये तो क्या होते जा रहे हैं कम ही होते जा रहे हैं, यही 4 बचे। तो आंकड़ा 4 को तो अपन क्या हटा कर दें हटा ही दें। वो पूछ रहा है सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा, 4 हटाया, इसे देखें 500, फिर होगा ये 350 और 75 के हिसाब से 325 के हिसाब से 225, तो ये हो जाएगा 850, 1150, 1150 और 200, 1375 हो गया। ये हो जाएगा 800, 400 के हिसाब से 4 के हिसाब से ये हो जाएगा 300 और 7 के हिसाब से 25 का 7 बार गुना करोगे 25 चौक 100, 175, 800 और 300 1100, 1100 और 175 1275। यहाँ तो नहीं बनना, 600 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 700 तो इसका नहीं बनना। तो आंसर क्या बनेगा आंकड़ा 1 अपना आंसर बनना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ले रहा है आंकड़ा 1। यह आंकड़ा 4 दे रहा है, आंकड़ा 4 किसी भी तरह से नहीं हो सकता, ये होगा 400। अपन इसका बना लेते हैं, अब इसको तो अपन ने सबसे पहले ही हटा दिया था। ये हो जाएगा 400 और 5 है तो ये हो जाएगा 75 के हिसाब से, अच्छा आधे भरे हैं तो ये 250 हो जाएगा, 375 भी नहीं होगा, 250 और ये हो जाएगा आधे से अधिक भरा है मतलब 75 है, 75 का 8 गुना करोगे, 2 गुना 150, 4 गुना 300, ये हो जाएगा 600, 1000 और 250 1250 और ये कितना था 1375, ये 1275, तो ये तो तीसरे नंबर पर आ रहा है। ये आंसर नहीं बनेगा, करेक्शन इनने किया नहीं, किसी ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया होगा, चूंकि समझ नहीं आया होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं किया है। जनरली ऐसा होता है जिन क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करते हैं उन्हीं को करेक्शन वो करते हैं, कैंसिल करते, कुछ भी करते हैं वो उन्हीं के साथ करते हैं जिन पे ऑब्जेक्शन लिया गया, जिन पे नहीं लिया है उनको सही माना जाता है। ऐसा पीएससी भी करता है, जिन पर ऑब्जेक्शन लिया है बस उन्हीं को देता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x square minus 2x plus 1 is factor of 2x to the power 4 plus x cube minus 14 x square plus 5k plus 6। यदि इस एक्सप्रेशन का एक घटक मतलब पार्ट ये है गुणा में, अगर इसके गुणनखंड किए जाएंगे तो ब्रैकेट्स के फॉर्म में 4 ब्रैकेट बनेंगे, 4 में से 2 भी बना सकता है वो, जैसे यहाँ पावर 2 ले रहा है तो वो कितने ब्रैकेट बना रहा है 2 ब्रैकेट बना रहा है, तो 2 ब्रैकेट हमने लिखे, एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो किसके तौर पर आ रहा है, ये दोनों किसमें है गुणा में, तो गुणनखंड के तौर पर ये आ रहा है। जब इस इक्वेशन को हमने देखा तो ये हमें सीधे क्या लगा, ये लगा फॉर्मूला किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी की जगह क्या है x माइनस 1 के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो ये दे रहा है, एक्चुअली में एक फैक्टर का हमें नहीं पता लेकिन ये है, और फैक्टर को अगर जीरो करें तो वो फैक्टर क्या होता है इक्वेशन का जीरो लाके देता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम जीरो करें तो इसका एक सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब 1 हम इसमें डालेंगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0। वापस से समझाएं, इस एक्सप्रेशन को, इस बीजगणितीय समीकरण को हम इस तरह से गुणा के तौर में 2 ब्रैकेट के तौर पर लिख सकते हैं, और दोनों ब्रैकेट क्या है गुणा का पार्ट जिसे कहा जाता है गुणनखंड, और गुणनखंड का मतलब होता है अगर एक पार्ट को हम 0 करें तो वो हमें देगा इसका सॉल्यूशन या 0। जो x की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन में डालेंगे, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये लाखों बार हम बोल चुके हैं,
जब लाखों बार बोल चुके हैं तो ये कान में रट भी गया होगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका वीडियो पॉलिनोमियल्स के वीडियो आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा। ये हमने कई बार बोला और वहां पर इसके कई सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो चलते हैं, अब इसमें x इज इक्वल टू 1 हम डाल देते हैं। x इज इक्वल टू 1 डालोगे मतलब x को हटा ही दो, x का कोई मतलब नहीं, इज इक्वल टू 0 कर दो, ये 1 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 1 माइनस 14 प्लस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर 6 और 2 8 और 1 9, 14 में से 9 जाएंगे, बचेगा माइनस का 5, माइनस का 5 उस तरफ जाएगा, बचेगा प्लस का 5, और k इज इक्वल टू क्या आ गया। यहां पर किस्मत से x और k की वैल्यू 1 आ रही है, ऐसा नहीं लेके चलना है कि x की वैल्यू ही शायद पूछे हो, x का वैल्यू नहीं पूछा है, k बताना है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x है वही k होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो k का वैल्यू आ जाएगा 1, 1 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं दिखे अभी तक एज सच। निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्या बतानी है। -7 से -1 बचा और -1 के बाद आ गया 5। ये आगे की तरफ अगर हम देखें तो क्या होते जा रहा है, +6 होते जा रहा है। +6 होगा तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सॉरी 11 होगा तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। अब चले हम आगे, अब हमसे पूछ रहा है, अब देखो पूर्ववर्ती और परवर्ती का इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया है। पहला ही क्वेश्चन शायद पहला दूसरा ऐसे कुछ क्वेश्चन था और फिर आ गया ये 98701 के पूर्ववर्ती, मतलब इससे पहले आने वाली संख्या 98700 और 9871 के परवर्ती के बीच अंतर, इसके बाद क्या आएगा 9872, घटा दो इसको, ये 8 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, फिर 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 8 बचेगा, 8828 8828 8828। पूर्ववर्ती और परवर्ती का डिफरेंस पूछा है, प्लस माइनस का क्वेश्चन है, बस वो यही जानना चाहता है कि आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती पता है या नहीं पता है, बस इतना वो जानना चाहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। GCD मतलब HCF, HCF का मतलब है इन तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डिवीजर और फैक्टर ये बहुत बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया हमने कि डिवीजर और फैक्टर दोनों एक ही बात होते हैं। तो यहां पर पूछा है हमसे GCD या HCF, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट वही बात है। तो तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पर 60 भी दे रहा है, नहीं तो एलसीएम लेके 60 भी लगाकर आ जाओ कि कुछ तो पूछ रहा है उन दोनों में से। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब होता है भाजक, मतलब उसका फैक्टर। जैसे 18 है, 18 का जो फैक्टर होगा, डिवीजर होंगे, डिवीजर भाग लगाने वाली संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 6 9 18, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, ये इसके फैक्टर और यही क्या है, इसके डिवीजर है। तो फैक्टर और डिवीजर दोनों एक ही चीज होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अपना आंसर बन जाएगा 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अवश्रेणीयन शिक्षण संघर्ष डैश डैश के रूप में जाना जाता है। अवश्रेणीयन जब स्केल्ड डाउन की तरफ जाते हैं, डाउन स्केल की तरफ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में जब टीचिंग की जाएगी उसे कहा जाएगा माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग उसे कहा जाता है। बृहत मतलब बड़े स्केल पर होता है। जब स्केल डाउन होता है, अवश्रेणीयन करते हैं हम, स्केल डाउन करके करते हैं, उसे कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। एक एक छोटे छोटे पार्ट पर जहां काम किया जाता है। और पेडागोजी में माइक्रो टीचिंग जब आप देखेंगे तब हम इसे और अच्छे से एक्सप्लोर
कर देंगे। यहां हम रेफरेंस भी नहीं दे सकते कि उसमें ऐसा होता है। तो वो डेफिनेशंस में या 2 लाइन भी जब हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा वहां पर। ये फिर से आ गया, पोस्टुलेट्स आर एजम्पशन स्पेसिफिक। पोस्टुलेट्स जो होते हैं, पोस्टुलेट्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? पोस्टुलेट्स को कहा जाता है अभिधारणा। पोस्टुलेट्स होते हैं अभिधारणा, इन्हीं के जैसे होते हैं अभिधारणा और अभिग्रहित। अभिग्रहित दोनों में बहुत समानता है, और समानता ये है जनरली दोनों को एक ही माना जाता है। ये पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स, और इन्हें कहा जाता है एक्सियम्स। और ये पूछे ही जाते हैं, पिछले पेपर में भी इनको डिटेल में समझाया था, वापस से बता देते हैं। पोस्टुलेट्स जो होती हैं वो गणितीय अवधारणाएं होती हैं जिनको अभिधारणाएं होती हैं जिनको सामान्यतः ज्योमेट्री से ही लिया जाता है। वो ज्योमेट्री में अभिधारणाएं ली जाती हैं। यूक्लिड ने अभिधारणाएं भी ली हैं और जो अभिग्रहित हैं वो भी लिए हैं। तो जो स्पेसिफिक ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के अलावा आपको अभिधारणा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। एक्सियम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये रेनॉल्ड का पेन है और ये भी रेनॉल्ड का पेन है तो ये माना जाएगा, और तीसरा भी रेनॉल्ड का पेन है तो इन दोनों की हाइट क्या होगी? बराबर होगी। तो पहले, और इन दोनों की हाइट क्या होगी? बराबर होगी। तो इसकी हाइट इसके बराबर हो जाएगी। ये एक्सियम्स हैं, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, नापने की जरूरत नहीं होती, इंची टेप की जरूरत नहीं होती। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जहां हम प्रूव नहीं करते, लेकिन ज्योमेट्री में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनको हम मानकर चलते हैं। जैसे पॉइंट है, पॉइंट की भले हमारे पास डेफिनेशन नहीं होती लेकिन हम उसको मानकर चलते हैं। लाइन है, उसकी मोटाई वगैरह हम नहीं निकालते, उसको हम मानकर चलते हैं। तो ये ऐसी अभिधारणाएं हैं जिनको मैथ्स में हम सच मान के चलते हैं, उनको प्रूव करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। तो ऐसी अभिधारणा नहीं, ऐसे कथन जो मैथ्स में बिना जांच किए हुए हम सत्य मानकर चलते हैं, उन्हें कहा जाता है अभिधारणा या अभिग्रहित। और इसी में जब हम ज्योमेट्री का ले लेते हैं तो उसे कहा जाता है अभिधारणा, और सामान्य कहीं भी ले लेते हैं हम तो उसे कहा जाता है अभिग्रहित, एक्सियम्स। इनको प्रूव नहीं करते, जब प्रूव कर देते हैं तो वो थ्योरम बन जाता है, रूल बन जाता है। अब चले आगे, तो इसका आंसर होगा ज्योमेट्री। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसमें फैक्ट्स हमारे पास बन जाएंगे। एल्गोरिदम्स डी न्यूमेरो इंडोरम, एल्गोरिदम्स डी न्यूमेरो इंडोरम, ये किसकी बुक है? वाज वर्क ऑन अरेबिक अर्थमेटिक। अरेबिक अर्थमेटिक और इंडियन अर्थमेटिक में बहुत रिलेशन रहा है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे जो अरेबिक अर्थमेटिक है वो इंडियन अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। जैसे जो रोमन था, रोमन में लिखने में क्या आता था, वो लिखते किस पर थे? आई का यूज करके, वी का यूज करके, एल का यूज करके, सी का यूज करके, डी का यूज करके, एम का यूज करके, इनका यूज करके वो अपनी नंबरिंग करते थे। और बीच में अरब, और यहाँ पर हुआ 0, और वहां पर जो चलता था बेस सिस्टम चलता था 60 बेस सिस्टम चलता था जिसमें 0 का यूज नहीं होता था। लेकिन इंडिया में, हिंद में 0 का यूज होना स्टार्ट हुआ, और हिंद से वो कहां पहुंचा? अरब की तरफ पहुंचा, अरब की तरफ पहुंचा। हिंद से कंक के माध्यम से, कंक हम पढ़ेंगे, व्यक्ति थे जो उज्जैन में पढ़े हैं, बड़ा महिर जी का जो उज्जैन में स्कूल था वहां से वो पढ़े हैं, और वो 0 को लेकर आगे लेकर गए हैं, अरब की तरफ लेकर गए हैं। तो 0 से बड़ा रिलेशन रहा है अरब का। और यहाँ पर जो अर्थमेटिक और जो अलजेब्रा था वो बिल्कुल मिक्स करके चलता था, मिक्स होकर वो चलता था। तो अब आ जाते हैं वापस यहाँ पर, एल्गोरिदम डी न्यूमेरो इंडोरम, ये बुक है अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी की बुक है। अब अल ख्वारिज्मी के लिए और कुछ है, तो अल ख्वारिज्मी का
एक तो आपको यहां पर पूछ लिया अरिथमेटिक में एल्गोरिदम डी न्यूमेरो इंडोरम, एल्गोरिदम डी न्यूमेरो इंडोरम, ये आप ध्यान रखेंगे सीधे सीधे। और हिंदी में एक और नाम मिलता है हिसाब अल जबर बल मुकाबला, इसको लिख दिया जाए नाम हिसाब, ये पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप कॉपी करके रख लेंगे। हिसाब अल जबर अल जबर बल मुकाबला, ये इनकी एक और कृति है मैथ में अरिथमेटिक की। ये हिंदू अरेबिक जो मैथ था उसके ऊपर थी, अल ख्वारिज़मी की। और ये कहाँ के थे अल ख्वारिज़मी? ये थे बगदाद के। अभी तक बगदाद का नाम आपको खलीफाओं के लिए याद होगा, लेकिन जो हिंदू अरेबिक मैथ्स था वो यहाँ से उस तरफ की तरफ बढ़ा और इनका एक खास नाम लिया जाता है वहां पर, जब वो जो अपनी रोमन जो नंबर सिस्टम है, जिन बहुत कॉम्प्लेक्स वो है, अपने एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है, हम उसके लिए एक लेक्चर रख लेंगे। वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि जीरो को शामिल करके नहीं चलते थे। और वहां पर 60 बेस भी चलता था यूरोप में, 60 बेस पर। जैसे अपन दशमलव चलाते हैं, डेसिमल चलाते हैं, 10 डिजिट वाला सिस्टम, वो 60 वाला सिस्टम चलाते थे। 100 के बाद हमारा 1 शुरू हो जाता है, 10 के बाद पॉइंट के बाद हम 1 से शुरू कर देते हैं। तो वहां वैसा सिस्टम नहीं था, वो 60 पर चलते थे। और अगर आपको देखना है तो एक और बुक थी हिंदिसा एक और बुक थी हिंदिसा को अरब में कहा जाता था अल अकरम अल हिंद, अल अकरम अल हिंद। चूंकि सिंध से इसका जुड़ाव था तो यहां से ये गई थी और वहां पहुंचकर अरब में इसे कहा जाने लगा, हिंदिसा को ही कहा जाने लगा अल अकरम अल हिंद। और इसे और आगे अगर पश्चिम एशिया और स्पेन की तरफ ले जाया गया तो इसी को कहा गया गुबार। गुबार कहा स्पेन, और हम बोलें पश्चिम एशिया में इसे कहा गुबार। अब ये गुबार क्या होता है? गुबार होता है धूल, गुबार होता है धूल। अब इसे धूल क्यों कहा? क्योंकि इंडिया में जो पढ़ाया जाता था, इंडिया में जो मैथ्स चलता था वो मैथ्स चलता था स्लेट पर। आप में से काफी सारे लोग स्लेट पर लिखे हैं। आप स्लेट पर किससे लिखें? आप लिखें स्लेट पर चौक से या बाती से, जिसे आप खाते थे और पिटते थे। तो स्लेट और जो बत्ती थी उसका ट्रेंड अब नहीं बचा है, उसको कहते थे पाटी, और गांव में कहते थे पटिया। जो बिल्कुल ठेठ गांव से हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, पटिया कहते थे उसको। और अभी भी मिल जाती है जनरली। अब बच्चे कम हो गया है, ये ट्रेंड कॉपी पर ही लिखने लगे हैं, लेकिन आप लोगों ने सभी ने लिखा होगा टीचर्स। तो वो जो पटिया होती थी उसका जो पहले ट्रेंड था, वो पहले ट्रेंड ऐसा था कि धूल ले जाते थे और धूल को बिछाया और उस धूल पर बनाया जाता था। जो बीज गणित सॉल्व किया जाता था खास तौर से वो पाटी पर ही सॉल्व किया जाता था, और उसमें सहायता ली जाती थी किसकी? धूल की। तो इसको क्या कहा जाता था? पाटी को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पाटी गणित।
इसे कहा जाता था इंडिया में पाटी गणित, और पाटी गणित को ही, अंक गणित को ही वहां जाके क्या बोल दिया, धूल, और यहाँ पर क्या यूज किया, टर्म यूज किया उसके लिए, गुबार। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पुटअप किया जा सकता है कि अंक गणित को भारत में और क्या बोलते थे, तो अंक गणित को बोलते थे पाटी गणित। और पाटी गणित बोलने का कारण क्या है, उसे पाटी पे धूल के साथ में सॉल्व किया जाता था। ये इंडियन कल्चर था, इंडियन कल्चर में इसी तरह किया जाता था, इसलिए पाटी गणित नाम आ गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, उम्मीद है। चलते हैं अब आगे। दो साल के बच्चे की क्षमता कुछ भी है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच में अंतर करने में सक्षम होता है। एक 2 साल का छोटा सा बच्चा है जो भोजन करने में ज्यादा और कम में वो डिफरेंस समझता है। तो वो डिफरेंस किसकी वजह से समझता है, वो किस चीज में एक्सपर्ट है, उसमें सबसे पहला है, उसमें संकेतन की समझ है। मतलब जो संकेत हैं, सिंबल्स हैं, उनकी समझ उसमें है। 2 साल के बच्चे में संकेतों की समझ नहीं होगी, कतई भी नहीं होगी। संख्या की पहचान, 2 साल के बच्चे में संख्याओं की पहचान भी नहीं होगी, सिर्फ काउंटिंग वो बोलकर सीखता है। संकेतन की पहचान, फिर से क्या आ जाएगा, कॉग्निशन ऑफ नोटेशन। जब संकेतन की समझ ही नहीं है तो फिर पहचान कहाँ से होगी। पहचान और समझ दोनों जुड़े हुए हैं, पहचानने के बाद समझना आता है, तो समझना नहीं है तो पहचान भी नहीं होगी, वो लेटर्स नहीं समझेगा। फिर है इनेट नंबर सेंस, सहज संख्या बोध। सहज संख्या बोध मतलब बिल्कुल नॉर्मली उसे अगर ये 2 चॉकलेट रख दो और 1 चॉकलेट रख दो तो वो समझता नहीं है ये नंबर्स कितना है क्या है, लेकिन वो ये समझता है ये क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो क्वांटिटी समझता है। तो वो सीधे क्या करेगा, ये मांगेगा, 2 मांगेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि ये मैथ में 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, इससे कोई मतलब नहीं है उसे। लेकिन जो सहज रूप से वो जानता है उस हिसाब से वो दोनों को मांगेगा। तो यहां हम बोलेंगे उसके सहज संख्या बोध है, सामान्य रूप से। अब चले हम आगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन है ना, आप एक बार रुककर सोचोगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज किससे बनेगा? देखो, ये तो प्रॉपर्टीज का सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टीज आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप टिपिकल डायग्राम अगर बनाओगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। टिपिकल डायग्राम क्या होता है सर? रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल टिपिकल कैसा बनाओगे? ये टिपिकल बना लिया आपने। ऐसा नहीं आप रेक्टेंगल ऐसा बना लो और फिर आप देखने लग जाओ तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, आयत और वर्ग दोनों आसपास चले जाएं। यहां आप बनाओगे, ये देखो, कम से कम ये आपको क्लियर है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, टेढ़ा है, एंगल अलग अलग है, यहाँ एंगल अलग है, यहाँ एंगल अलग है। लेकिन जो 2 पॉइंट लिए हैं, यहाँ बड़ी वाली साइड से, यहाँ छोटी वाली साइड से, कोई किसी भी लाइन के किसी भी साइड के भुजा के 2 पॉइंट देखो, जैसे ये है, इसमें ये लाइन तो इसमें ये, इसमें इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, कोई भी आप पेयर लोगे तो 2 बिल्कुल बराबर भुजाओं में से लाइन बनाई जा रही है। तो यहां पर जो बनेगा वो किससे बनेगा? पहला ही ऑप्शन आ गया, समांतर चतुर्भुज से अगर आप जाओगे, समांतर से अगर आप जाओगे समांतर से बनेगा समांतर चतुर्भुज। फिर रोम्बस, रोम्बस से जाओगे वर्ग बन जाएगा, काइट से तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? आयत। आंसर बन जाएगा अपना आयत। टिपिकल डायग्राम बनाओगे, क्लियर हो जाएगा। और जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो वहां हम क्लियर लिखवाएंगे कि सभी के मिड पॉइंट से क्या बनता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 हमसे बोल रहा है 7 लड़कों का माध्य वजन 45 किलोग्राम है, उनमें से 6 का वजन 53, 45, 40, 37, 42, 50
किलोग्राम है। तो सातवें लड़के का वजन कितना है? देखो सातवें लड़के का वजन अपन को 45 करना है, जो कमी और एक्स्ट्रा है उससे मैनेज करके, कमी और एक्स्ट्रा को मैनेज करके। अब कमी और एक्स्ट्रा को कैसे मैनेज करेंगे अपन, वो देखो। अब इसमें से 6 का वजन वो दे रहा है, 53 है, 53 क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर 53 है तो जो 45 का आना है उसको सहूलियत हो गई कितने की, 53 की, मतलब अपन उसे क्या कर दें, माइनस का 8। उसे 45 नहीं चाहिए, उसे 8 कम चाहिए 45 में से। अब ये 45, तो 45 में से अब उसे क्या चाहिए, 8 कम चाहिए। जो सहूलियत उसे देगा पहले वाले ने 8 कम कर दिए उसके, कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है, तेरा काम हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है सभी के 45 हों। फिर दूसरा 45 आया, बोले मैं तो 45 हूं भाई, मेरे से कोई सहूलियत नहीं है। तो दूसरे वाले ने क्या बोला, नो चेंज भाई, तू 45 है, ठीक है। तीसरा वाला आया 40 का, बोला यार तू अगर 45 हम लोगों को होना है एवरेज, तो मेरे लिए 5 भी एक्स्ट्रा लेके आना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, +5 लाना पड़ेगा इसके लिए। 37 वाला बोला यार मेरे लिए 8 ले आना। फिर उसके बाद 42 वाला बोला यार मेरे लिए 3 ले आना। और 50 वाला बोला मेरे पास एक्स्ट्रा है 5 तुझे 45 बनाने के लिए। तो इस 5 को वो क्या करेगा, कम करेगा। देखो +5 और -5 ये कैंसिल आउट, +8 और -8 कैंसिल आउट। अब उसे कितना होना है, 45 और 3 48 का उसे होना है, तब जाके उसका काम बन जाएगा। जो 42 था बस इसके लिए लाना पड़ेगा, बाकी इनने आपस में मैनेज कर लिया पूरा। तो इसका आंसर बनेगा 48। सर आपने बहुत टिपिकल बता दिया, ये आपको एक तरीका बताया कि आप इस तरह से सोच सकते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और अगला जो बिल्कुल फ्लैट या बेसिक या सिंपल है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है 53 फिर 45 40 37 42 और 50, और जो छूट गया वो x, इन्हें जोड़कर 7 से भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 45। 7 से यहाँ गुणा कर दो 45 में, सभी को जोड़ के वहां घटा दो, आ जाएगा आपका 48। बस इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ये तरीका बता दिया। वापस बता देते हैं इसको क्या किया हमने, हमें हर एक का वजन चाहिए 45। हमने ये मान लिया सातवां जो आएगा वो 45 ही आएगा, लेकिन जो पहले से आ गए हैं वो इसको क्या दे सकते हैं और वो इससे क्या चाहते हैं। पहला वाला 53 है, अब बोलेगा भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुझे 45 बनने के लिए 8 तू कम ले आ, चलेगा क्योंकि मेरे पास 8 ज्यादा है। तो 45 वाले का क्या हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। अगला वाला बोला मैं 45 हूं, तू अपना पूरा लेके आना, मतलब ये 0 चेंज करेगा उसमें। अगला वाला क्या बोलेगा, यार मैं 40 हूं, मेरे लिए भी 5 ले आना, तब अपन मिलके 45 हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक्स्ट्रा 5 + 5। बस इसी को आगे बढ़ाया और अपना आंसर इजीली आ गया है। अब आप समझ गए हो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद की घात है, ऊपर मैक्सिमम कितनी पावर है, 1, और नीचे कितनी मैक्सिमम पावर है, 1। जब 1 ऊपर है और पावर 1 नीचे है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 1 है, ये ऊपर जाके घटेगी, x 1 - 1 x टू दी पावर क्या हो गया, 0। तो x की घात कितनी आ जाएगी, इसकी घात कितनी आ जाएगी, 0। आंसर नंबर। चलते हैं अब आगे। 30th क्वेश्चन, आधा पेपर अपना सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है, सेट बनाना है। अब सेट आप बनाओगे, सेट का मतलब होता है जैसे आप पैकिंग करने के लिए आप जा रहे हो, पैकिंग करने के लिए जाओगे तो एक तरह की चीजें आप एक तरफ रखोगे, उसी को कहा जाता है सेट। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आप क्या कर रहे हो, उनको अलग अलग बांट रहे हो, और बांटने का मतलब होता है उसका वर्गीकरण करना, उसका क्लासिफिकेशन करना। तो उसे क्या करना, क्लासिफाई करना, तुलना करके नहीं। तुलना करके समुच्चय थोड़ी बनाया जाएगा,
वर्गीकरण करके बनाया जाएगा। जो नंबर्स हैं, वर्गीकरण नंबर्स का हम पढ़ते हैं तब हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ अपना इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं हम। तो ये कहानी किसके बाद चलती है? क्लासिफिकेशन के बाद चलती है। तो ये क्लासिफिकेशन पर पहुंच जाती है कहानी। अगला क्वेश्चन पर हम चलें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है रैखिक समीकरण 2x + 5y = 10। एक लाइन है जिसको बोला जा रहा है 2x + 5y = 10 है, ग्राफ रेखा पर है, जो बिंदु डैश डैश पर x अक्ष से मिलती है। अब कोई भी लाइन अगर x अक्ष पर मिल रही है, देखो बहुत बार हमने इन चीजों को किया है, और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब उठाकर देखोगे ना तो बहुत अच्छे से और कई हजार बार इन चीजों को बोला है, समझाया है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। आप जाकर देखो, आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे, हलवा लगेंगे। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक्स अक्ष पर मिलता है। अब एक्स अक्ष पर कहीं पर भी वो मिले, एक्स अक्ष पर कहीं भी मिले, यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, किसी भी जगह पर मिले, और किसी भी पॉइंट पर खड़े होके यहां एक्स की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई की तरफ वो कहीं भी खड़े होके देखेगा, वाई अक्ष की तरफ वाई क्या दिखेगा? 0। मतलब एक्स अक्ष पर वाई = क्या होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई = 0 होता है। किसी भी पॉइंट पर खड़े हो आप, y की तरफ देखोगे, ये y अक्ष है, पूरी y की तरफ देखोगे आपको सिर्फ यही पॉइंट दिखेगा, कहीं से भी ये पॉइंट दिखेगा, तो y = क्या है? 0। x प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो y = 0 होगा, तो y वाला ये स्टेप हट जाएगा। 2x = 10, तो x = क्या आ जाएगा? 5। x = 5, तो y = 0। y = 0 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा? 5। ये अपना आंसर हो जाएगा 5 और 0। 5 और 0 का मतलब ऑप्शन नंबर 3। 5 और 0 ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 19 × 13 190 और 57। ये क्या कर रहा है? इस 13 को कैसे ब्रेक कर रहा है? 57 ये क्या कर रहा है? ये लिख रहा है उसे 19 और 13 को लिख रहा है 10 और। यूट्यूब पर थ्योरी नहीं पढ़ाई है, लेकिन ऐप में जब थ्योरी पढ़ाई है तब हमने क्लियर किया है। इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा कम्यूटेटिव वितरण का नियम। योग में वितरण का नियम। ये योग है, 19 का गुणा हो रहा है दोनों में, तो 190 और ये 57 आ रहा है बीच में, प्लस 19 का 190 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। तो ये योग में वितरण का नियम है। तो वितरण का नियम कहां पर है? लास्ट ऑप्शन में दे रहा है, सेकंड ऑप्शन में दे रहा है। क्रम विनिमय नहीं है, क्रम कहीं पर भी नहीं बदला है। थर्ड और ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाले में किस चीज का पालन कर रहा है? वो वितरण के नियम का पालन कर रहा है। अब अपन देखें, ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है समृद्ध गुण, जिससे शुरू किया हो उसी के अंतर्गत रहे समृद्ध गुण। तो ये समृद्ध गुण की बात नहीं है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है। सेकंड वाले में वो क्या कर रहा है? माइनस का 34, माइनस का 53 और 23, और बाद में क्या बच रहा है? ये माइनस का 34 तो एज इट इज बच रहा है, मतलब ये इस तरह से इसको ले जा रहा है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। तो यहां हम बोलेंगे दूसरे वाले में क्या, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? दूसरे वाले में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ये आंसर बनेगा। इजी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस पार्ट में हम लेकर चलते हैं 32 क्वेश्चंस हम लेकर चलते हैं। इसे हम 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। इस पेपर को हम 2 पार्ट में ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 32
2 क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो हमारे लिए देखने के लिए भी इजी हो जाएगा ये। तो फिलहाल इस सेशन में अपन इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे वो आपके लिए लेकर आए, जिससे आपके लिए आपकी चीज़ें आसान हो जाएं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।